दोस्तों, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट है। आप यदि इसका पहला पार्ट देखना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है थ्रेसिंग इज कॉज्ड बाय। दोस्तों, थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? जनरली सिस्टम ये चाहता है कि सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज हो, राइट? जब होता क्या है कि सीपीयू और यूटिलाइज होता कब है? मैक्सिमम टाइम सीपीयू यूटिलाइज कब होगा? जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करेगा। और थ्रेसिंग में क्या होगा? जब सीपीयू मैक्सिमम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बजाय कोई भी नॉन प्रोडक्टिव काम करेगा, तो वहां पे क्या होगा? थ्रेसिंग होगी। मैं आपको बताता हूँ छोटा सा एग्जांपल। सपोज करो ये हमारे पास सीपीयू है और यहाँ पे हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी है और यहाँ पे एक हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है। तो जनरली पेजिंग में क्या होता था, स्वैपिंग में क्या होता था कि हमारे पास जो पेजेस होते थे या प्रोसेस होते थे वो स्वैप आउट होते थे वर्चुअल मेमोरी की तरफ, और जब उनकी जरूरत होती थी वो आते थे वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी की तरफ। ओके। लेकिन थ्रेसिंग में क्या होता है? जब सीपीयू का काम सिर्फ और सिर्फ यही लिमिटेड हो जाए, जो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो जा रहा है उसका, वो प्रोसेस को आउट करने में और इन करने में जा रहा है, बजाय किसके? उसको एग्जीक्यूट करने के। तो वहां पे क्या होगा? एक थ्रेसिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो वेरी हाई मेमोरी एक्सेस ये तो गलत है, और हाई पेजिंग एक्टिविटी यस, ये ठीक। पेजिंग एक्टिविटी, ये पेजिंग एक मैंने जैसे आपको बताया पहले भी, पेजिंग में क्या होता है कि हमारे पे जो सीपीयू होता है वो जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, राइट? लॉजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, पेज नंबर और ऑफसेट। और ये जो पेज नंबर होता है इसकी एक पेज टेबल होती है। ये पेज नंबर हमारे पास सर्च होता है पेज टेबल के अंदर, कि वो हमारे पास ये बताता है कि जो प्रोसेस है उसका बेस एड्रेस मेन मेमोरी में कहाँ पर है। तो यहाँ से मैप होता है वो फिजिकल मेमोरी के एड्रेस से, राइट? ये हमारे पास पेज टेबल है और ये हमारे पास फिजिकल मेमोरी है। तो पेजिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लॉजिकल एड्रेस को मैप कराना है फिजिकल एड्रेस से। फिजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है? फिजिकल मेमोरी। यहाँ हम बात कर रहे हैं रैम की। ये जो मेन मेमोरी है या रैम है, ये हमारे पास फिजिकल एड्रेस जनरेट करती है, राइट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हाई पेजिंग एक्टिविटी। सेकंड, ए लार्ज नंबर ऑफ कैशे मिसेस, ये भी गलत है। स्लो सीपीयू प्रोसेसिंग, ये भी गलत है। जनरली जब कोई भी सीपीयू नॉन प्रोडक्टिव वर्क करेगा तब वहां पे थ्रेसिंग होगी, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो यही है, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बूट लोडर? तो ये जो बूट लोडर है, बूट स्ट्रैप लोडर भी बोल सकते हैं इसको, राइट? आप बूटिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर का तो सबसे पहले बायोस सेटअप होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको जनरल टेस्ट करता है, सेल्फ टेस्ट। उसके बाद ये कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है बूट लोडर को। बूट लोडर क्या है? एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में स्टोर करता है, लोड करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास मेन मेमोरी है या फिजिकल मेमोरी है या हमारे पास रैम है, उसमें जो स्पेस होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मतलब सिस्टम स्पेस, एक होता है यूजर स्पेस। तो जब भी मैं बात करूंगा बूट लोडर की, तो बूट लोडर क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा इस स्पेस में, राइट? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन रेफर्स टू। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन है क्या? कि जब भी हम ये, सबसे पहले तो मेमोरी मैनेजमेंट का ही है कि हमारे पास जो मेमोरी का कुछ स्पेस रह जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास दो टाइप का होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो इससे फ्रेगमेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरी जो मैनेजमेंट है उसमें जब हम मेमोरी को मैनेज करते हैं तो कुछ स्पेस कहीं ना कहीं रह जाता है, तो उसको ही बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि जो हमारे पास
मेमोरी है या फिजिकल मेमोरी है, उसको हम दो तरीके से पार्टीशनिंग कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं फिक्स पार्टीशनिंग, राइट। एक कर सकते हैं हम डायनेमिक पार्टीशनिंग। अच्छा, हमारे पास फिक्स पार्टीशनिंग होंगी, उसमें भी हमारे पास इक्वल साइज के पार्टीशन हो सकते हैं और अनइक्वल साइज के पार्टीशन हो सकते हैं। डायनेमिक में क्या होगा, जिस तरीके से हमारे पास प्रोसेस होंगे उसके बेस पे हम डायनेमिकली उसको पार्टीशन करेंगे। तो दोस्तों ये इक्वल और अनइक्वल में होता क्या है, सपोज करो हमारे पास इक्वल साइज के पार्टीशन है, हर हर पार्टीशन हमारे पास 10 एमबी का है, राइट। अब सपोज करो हमारे पास जो प्रोसेस है वो कोई 2 एमबी का है, कोई 8 एमबी का है, कोई 5 एमबी का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ स्पेस हमारे पास बच रहा है। अगर हम 10 एमबी के स्पेस में से सिर्फ 5 एमबी यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो 5 एमबी स्पेस बचा, या यहाँ पर जो 8 एमबी हमने प्रोसेस को यूज किया है और उसका साइज है 10 एमबी, तो यहाँ पे कितनी मेमोरी वेस्ट हुई है, 2 एमबी। दोस्तों ये जो मेमोरी हमारी वेस्ट जा रही है 2 एमबी, 5 एमबी और यहाँ पर 8 एमबी, इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, राइट। दोस्तों ये जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है अनइक्वल पार्टीशन में भी होता है। अनइक्वल पार्टीशन में क्या होता है कि हमारे पास जो मेमोरी का पार्टीशन होगा वो अलग अलग साइज का होगा, बट अभी भी वो फिक्स है पहले से। जैसे यहाँ पे 2 एमबी का हो गया, यहाँ 5 एमबी का हो गया, 8 एमबी का, कुछ 10 एमबी का हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा कम होगा, बट होगा यहाँ पर भी, क्योंकि सपोज करो हमारे पास कोई प्रोसेस है जो 6 एमबी का है, तो सबसे ज़्यादा जो बेटर प्लेस होगा फिट करने के लिए वो है हमारे पास 8 एमबी। तो यहाँ पे अगर हम 6 एमबी के प्रोसेस को फिट करेंगे, तो अभी भी हमारे पास 2 एमबी जो साइज है, वो मेमोरी है, वो वेस्ट जा रही है। तो उसको ही बोलते हैं हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो इसमें जो डायनेमिक पार्टीशन होता है इसमें होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। डायनेमिक पार्टीशन में हम क्या करते हैं, प्रोसेस पे डिपेंड करता है, प्रोसेस का साइज कितना है उसके बेस पे हम उसको एलोकेट करते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्क ब्लॉक्स बीइंग स्कैटर्ड, ये तो बिल्कुल गलत है। इनएफिशिएंट मेमोरी यूज, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं वर्चुअल मेमोरीज। दोस्तों वर्चुअल मेमोरी मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो हमारे पास रैम होती है वो फिजिकल मेमोरी होती है और उसको ही हम बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है। आप इसको मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। और जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, राइट। आप इसको जो अभी भी एसएसडी के रूप में आ रही है वो हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है। इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना चाहें, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम क्या चाहेंगे कि रैम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस होने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस कब होंगे, जब हमें प्रोसेस, कुछ प्रोसेस ऐसे भी होंगे जिनकी सीपीयू को रिसेंट में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सीपीयू को सारे प्रोसेस एक ही टाइम पे चाहिए होंगे। तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी अभी ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या होगा, वो हमारे पास स्वैप आउट कर दिए जाएंगे। तो स्वैप आउट जब भी करेंगे तो क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे स्वैप आउट किए जाएंगे। तो जब भी ये स्वैप आउट किए जाएंगे वो किए जाएंगे वर्चुअल मेमोरी के अंदर, और जब उनकी जरूरत पड़ेगी वो वापस ले लिए जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से सीपीयू वर्चुअल मेमोरी को यूज करता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जो हमारे पास सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कैसे नहीं होती है, जो बहुत कंफ्यूजन होता है, वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है हमारे पास रजिस्टर्स। और रजिस्टर्स होते किसके पास है, सीपीयू, जो हमारे पास एक चिप होती है प्रोसेसर, उसके अंदर रखे होते हैं रजिस्टर्स, राइट, रजिस्टर्स। और ये रजिस्टर्स बनते कैसे हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। और मैं एक और बात बता दूं आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में। जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो सिर्फ 1 बिट स्टोरेज के लिए होते हैं। एवरी फ्लिप फ्लॉप, जो फ्लिप फ्लॉप हमने होता है वो 1 बिट स्टोर करता है, सिर्फ 1 बिट, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ए फॉर्म ऑफ डिस्क स्टोरेज, a technique that allows the execution of larger programs than the available physical memory। yes, ये करेक्ट है। वो क्यों है, क्योंकि हमारे पास अगर लार्जर मेमोरी इतनी नहीं है तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं। तो जितना हमें प्रोसेस के पार्ट्स को चाहिए, या हम बोल सकते हैं सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, वो हम मेन मेमोरी के अंदर रख लेते हैं, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम वर्चुअल मेमोरी में रख लेते हैं।
तो इस तरीके से हम लार्जर प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ हद तक यूज टू क्रिएट एडिशनल रन, कुछ हद तक हम इसको भी सही कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ बेसिक स्टोरेज। बट अगर हम करेक्ट एग्जैक्टली करेक्ट की बात करें या प्रायोरिटी की बात करें तो हमारे पास ये प्रायोरिटी वाला ऑप्शन है, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट है पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन। दोस्तों अगर मैं पेज फॉल्ट की बात करूं, ये होता कब है पेज फॉल्ट, कि सपोज करो हमारे पास कोई सीपीयू है, राइट। और जैसे मैंने आपके बताया कि हमारे पास पेज टेबल भी होती है। सीपीयू हमारे पास क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जिसमें पेज नंबर होता है और ऑफसेट होता है, राइट। पेज नंबर और ऑफसेट, ये पेज नंबर और ऑफसेट, पेज नंबर पेज टेबल से सर्च करता है कि वो पेज नंबर जो हमारे पास है या प्रोसेस का पेज नंबर है वो कहाँ पर फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल है, ठीक है। तो फिजिकल मेमोरी में क्या होता है, हमारे पास फ्रेम्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेजेस में, पेज टेबल जो होती है हमारे पास पेजेस में, नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइडेड होती है, और हमारे पास मेन मेमोरी को फ्रेम्स में। तो पेज टेबल से जो पेज नंबर यहाँ से मैप हुआ, वहां से एड्रेस मैप होता है फिजिकल एड्रेस से। फिजिकल एड्रेस में क्या होता है, यहाँ से जो हमारे पास फ्रेम्स का एड्रेस और ऑफसेट, ये ऑफसेट बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे कॉपी होता है, और पेज टेबल से फ्रेम नंबर निकल कर आता है जो कंबाइन होकर बनाता है हमारे पास फिजिकल एड्रेस। और ये फिजिकल एड्रेस हमारे पास मैप होता है फिजिकल मेमोरी से, वहां पे सर्च होता है, वो चेक करता है कि वो पेज या प्रोसेस का जो भी हम सर्च करना चाह रहे हैं, जो प्रोसेस का पेज नंबर है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मेन मेमोरी में तो उसको बोलते हैं दोस्तों पेज फॉल्ट। अगर वो मिल जाता है तो वहां पे एक्सेस हो जाता है, अगर वो नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है पेज इज नॉट फाउंड इन द मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो कर्नल एंड मोनोलिथिक कर्नल। दोस्तों ये जो माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल है, कर्नल का ये आर्किटेक्चर है, या हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आर्किटेक्चर है, राइट। इन आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास मोनोलिथिक कर्नल होगा वो मोस्टली सर्विसेज जो होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होंगी। दोस्तों हमारे पास दो मोड होते हैं, कर्नल मोड और यूजर मोड, जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो जो मोस्टली सर्विसेज होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी, इन कर्नल मोड में। किस केस में, मोनोलिथिक कर्नल के केस में। जबकि माइक्रो कर्नल केस के केस में क्या होगा, जो भी एसेंशियल सर्विसेज होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम की सिर्फ वही कर्नल मोड में हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी, जो भी एसेंशियल सर्विसेज होंगी। बट हमारे पास मोनोलिथिक कर्नल में क्या होगा, मोस्टली सर्विसेज हमारे पास कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होंगी, राइट। अगर हम बात करें आज के टाइम की यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तो वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पर रिफर करता है। ओके, एमएस डॉस की बात करें वो भी हमारे पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पर रिफर करता है। दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है माइक्रो कर्नल इज स्लोअर देन मोनोलिथिक कर्नल। Microkernel performs yes. Microkernel performs a fewer tasks than in the task in the kernel mode. जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही वो परफॉर्म करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेजिंग ए पेज टेबल इज यूज्ड टू। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पिछले क्वेश्चन में, तो पेज टेबल का काम होता है लॉजिकल एड्रेस को मैप करना फिजिकल एड्रेस से। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो लॉजिकल एड्रेस है वो जनरेट किया जाता है सीपीयू के द्वारा, और जो फिजिकल एड्रेस है ये होता है फिजिकल मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी, राइट। ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम लॉजिकल एड्रेस की बात करें, एक तो होता है हमारे पास पेज नंबर और ऑफसेट, और अगर हम फिजिकल एड्रेस की बात करें ये भी हमारे पास दो पार्ट में होता है। फिजिकल एड्रेस की बात करें जो कि मेन मेमोरी में एड्रेसेस होते हैं, तो यहाँ पे दो पार्ट में होता है, फ्रेम नंबर और ऑफसेट। सीपीयू क्या करता है, पेज टेबल सर्च करता है, पेज टेबल में वहां से वो सर्च करता है फ्रेम नंबर को वही हमारे पास यहाँ से मैप करेगा, और ऑफसेट को यहाँ से सेम ऑफसेट। तो इस तरीके से फिजिकल एड्रेस वो बनता है।
वहां से जो भी सीपीयू को एक्सेस करना होता है वो एक्सेस कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीमाफोर यूज्ड फॉर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों अगर मैं सीमाफोर की बात करूं तो ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का एक टूल है। और अगर मैं बात करूं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, जब हमारे पास जो कई सारे प्रोसेस होते हैं, सपोज करो P1 है, P2 है, P3, यदि वो अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन यदि वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक साथ एग्जीक्यूट कर हो रहे हैं और एक ही रिसोर्सेज पे एक्सेस करना चाहते हैं, राइट, यदि वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं और एक ही सिस्टम रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तब हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमने क्रिटिकल सेक्शन को भी देखा है, हमने पहले पार्ट में भी डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास सीमाफोर है, तो सीमाफोर एक टूल है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, जिसके दो ऑपरेशंस होते हैं। एक तो होता है हमारे पास वेट और सिग्नल, राइट। इसके हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं, वेट और सिग्नल। और अगर हम बात करें वेट और सिग्नल, एक और होता है सीमाफोर में, बाइनरी सीमाफोर। तो उसमें वेट और सिग्नल जो है हमारे पास है, ये इस तरीके से होते हैं कि जिससे कि प्रोसेस जो है हमारे पास, वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, डेडलॉक ना हो, राइट। हर प्रोसेस को जो रिसोर्स एक्सेस करना चाहता है उस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हो जाए, ओके। और सिंक्रोनाइजेशन जो है वो मेंटेन रहे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मल्टी थ्रेडिंग मल्टीपल थ्रेड्स शेयर्ड। ये मल्टी थ्रेडिंग, जब हम एक से ज्यादा टास्क एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तब हमें मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। इवन अगर हम आज के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसमें जो थ्रेड की कहानी है और प्रोसेस की कुछ सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो थ्रेड होते हैं वो लाइट वेट प्रोसेस होते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर यदि आपको नहीं पता है कि प्रोसेस क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम इज इन द एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अगर कोई प्रोग्राम है और वो एग्जीक्यूशन मोड में है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस, राइट। अगर कोई प्रोग्राम है और वो एग्जीक्यूशन मोड में है तो उसको बोलते हैं हम प्रोसेस। दोस्तों अगर हम थ्रेड की बात करें तो ये हमारे पास होता है लाइट वेट प्रोसेस। लाइट वेट प्रोसेस क्यों बोलते हैं हम इसको, कि जो हमारे पास जैसे प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हमारे पास दो प्रोसेस हैं, कुछ इनकी भी सिमिलरिटीज भी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूँ इन दोनों के बीच। मेन डिफरेंस क्या है, कि जो प्रोसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ भी एक दूसरे का शेयर नहीं करते हैं, एक दूसरे को असिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ थ्रेड्स की, राइट, तो यदि हमारे पास एक प्रोसेस है उसमें कई सारे थ्रेड्स हैं, तो होगा क्या, वो हमारे पास स्टैक, रजिस्टर्स और प्रोग्राम काउंटर वो शेयर करेंगे। उनके पास यूनिक होता है, शेयर नहीं करते, यूनिक होता है उनके पास, राइट। हर किसी थ्रेड के पास स्टैक, अपना स्टैक होगा, अपनी थ्रेड आईडी होगी, अपने रजिस्टर्स होंगे और अपने प्रोग्राम काउंटर होंगे, ओके। वो क्या चीज शेयर करेगा, वो शेयर करेगा हीप मेमोरी, डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन, ये कुछ पार्ट्स हैं उनको वो शेयर करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हीप मेमोरी, ओके। ये जो हमारे थ्रेड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। तो अभी के लिए हम इतना ही देखेंगे कर्नल के बारे में, थ्रेड के बारे में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तो बहुत सारे काम है, फाइल मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट, पूरा ही मैनेजमेंट का काम है। लेकिन यदि हम बात करें प्राइमरी पर्पस की, तो प्राइमरी पर्पस का इसका मतलब है एक यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड कराना। तो जो हमारे पास हार्डवेयर है और यहाँ पे हमारे पास कोई यूजर बैठा हुआ है, तो यूजर इस हार्डवेयर को ऑपरेट करेगा कैसे, तो जब उसके पास एक इंटरफेस होगा, और वो इंटरफेस का ही काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो उसका प्राइमरी पर्पस यही होता है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस क्रिएट करना, जिससे यूजर अपनी एप्लीकेशंस को इस हार्डवेयर पे रन कर सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो थैंक यू सो मच। ये हमारे इस सेट के 10 क्वेश्चन थे, हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।